बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, दुरूद शरीफ पढ़ लें ताकि क्लास का आगाज़ किया जा सके। अच्छा जी, हमने आज थोड़ा सा प्रॉपर्टीज़ को देखना है। हमने डिटर्मिनेंट मालूम किया, डिटर्मिनेंट की एप्लीकेशंस भी देखी, लेकिन डिटर्मिनेंट की चंद थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ भी हैं जिनको हम थोड़ा सा रिवाइज भी करेंगे आज के इस लेक्चर में दोबारा से, और इसको फर्दर स्ट्रेंथन भी करेंगे। डिटर्मिनेंट हम क्या किसको रहते हैं? डिटर्मिनेंट इज अ स्केलर वैल्यू दैट कैन बी कंप्यूटेड फ्रॉम द एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। हमें नजर आ रहा है कि डिटर्मिनेंट क्या होगा? किसी स्केलर मैट्रिक्स की एक प्रॉपर्टी है, एक स्केलर वैल्यू है। हम आज के इस लेक्चर में डिटर्मिनेंट से रिलेटेड थोड़ा सा कुछ चीजों को फर्दर स्ट्रेंथन करेंगे। नाउ जी, डिटर्मिनेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इसको सबसे पहले हम देखते हैं। कंडीशन दैट मेक्स द डिटर्मिनेंट जीरो। इसकी बुनियाद पर, डिटर्मिनेंट के जीरो होने की बुनियाद पर, आपको मालूम है कि हमने क्या किया था? मैट्रिसेस को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया था, सिंगुलर मैट्रिक्स एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स हमने किसको कहा था? एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट जीरो आ जाए। इसी को हमने नॉन इनवर्सेबल भी कहा था। और नॉन सिंगुलर ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट जीरो ना हो, क्या पॉजिटिव हो क्या नेगेटिव हो, उसको हमने कहा था। अब हम कह रहे हैं कि वो क्या कंडीशंस हैं जो किसी डिटर्मिनेंट को जीरो में कन्वर्ट कर देती है। यानी हमें कैलकुलेटर, वैसे तो हमारा ये कैलकुलेटर का फीचर है ना, हम कैलकुलेटर के फीचर से कैलकुलेट कर लेते हैं कि डिटर्मिनेंट जीरो आ गया कि नहीं आ गया, लेकिन हम कह रहे हैं नहीं, बाद दफा में कैलकुलेटर से भी जल्दी देखने से ही पता चल जाएगा। मतलब पहली प्रॉपर्टी लेते हैं, एंट्रीज इन अ रो और कॉलम ऑल जीरो। अगर किसी मैट्रिक्स में ऑल एंट्रीज किसी एक कॉलम में या किसी एक रो में जीरो आ जाएं तो उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालने की जरूरत नहीं है, इसका डिटर्मिनेंट जीरो ही होगा। ठीक है ना, उसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आपको इवन कैलकुलेटर भी यूज करने की जरूरत नहीं। मसलन एग्जांपल लेते हैं, देखिए ये एक मेरे पास मैट्रिक्स है, इसकी रो नंबर 2 के तीनों एलिमेंट क्या हैं? जीरो हैं। अब मुझे इसका डिटर्मिनेंट निकालने की जरूरत नहीं है, ये डिटर्मिनेंट जीरो ही आएगा। लेकिन आप चाहें तो निकाल लें कैलकुलेटर से, कैलकुलेटर से डिटर्मिनेंट हमें निकालना आता है। इसको एज अ मैट्रिक्स सेव करें और फिर क्या करें, शिफ्ट 4 करके 7 वाले फंक्शन में जाएंगे, वहां से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं ऑब्वियसली। सिमिलरली यहां देखिए दूसरे मैट्रिक्स में, इसमें एक कॉलम जीरो है। अच्छा, कोई भी जीरो हो सकता था, ये कॉलम भी अगर सारा जीरो होता, एक कॉलम कोई भी, तो ये डिटर्मिनेंट जीरो हो जाता। यहां ये है या ये होता, यानी एंट्रीज इन अ रो और कॉलम ऑल जीरो। किसी भी एक रो में या कॉलम में अगर एंट्री जीरो आ रही हैं तो हम उसको क्या कह रहे हैं? ये डिटर्मिनेंट जीरो हो गया। यानी ये मैट्रिक्स कौन सा हो गया? फिर सिंगुलर हो गया। ये मैट्रिक्स कौन सा हो गया? फिर सिंगुलर हो गया। ठीक है ना, तो सिंगुलर मैट्रिक्स को और क्विकली देखने का भी हमें इस तरह से मौका मिल जाएगा। सेकंड एक प्रॉपर्टी देखते हैं, टू रोज और कॉलम आर इक्वल। अगर किसी मैट्रिक्स के दो रोज या दो कॉलम सेम हो, एक जैसे हो, यानी एलिमेंट सेम हो, तो वो मैट्रिक्स क्या बन जाएगा? सिंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगा। ये आसान आसान प्रॉपर्टीज हैं। देखिए ये मैंने एक मैट्रिक्स लिया, रो 1 6 5 4 6 5 4, रो 1 एंड रो 3 आर इक्वल, सो द मैट्रिक्स इज सिंगुलर। बिकॉज आप इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो क्या आंसर आएगा? जीरो आंसर आ जाएगा। आप चाहें तो डिटर्मिनेंट लेकर देख लीजिए, कैलकुलेटर की मदद से आप डिटर्मिनेंट ले लीजिए, इसको एज अ मैट्रिक्स ए सेव कर लें और उसकी मदद से, कैलकुलेटर की मदद से आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो वहां से जीरो आ जाएगा। टू रोज, दो रोज सेम आ गए। इधर देखिए, और कॉलम 3 5 1
3 5 1, कॉलम 1 कॉलम 2 आर इक्वल, कॉलम 1 और कॉलम 2 आर इक्वल, सो द मैट्रिक्स इज सिंगुलर मैट्रिक्स। इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? 0 होगा। इसी तरह से जी तीसरी एक प्रॉपर्टी लिखते हैं, वन रो और कॉलम इज अ मल्टीपल ऑफ अनदर रो और कॉलम। क्या मतलब? रो नंबर 1 में जो लिखा है रो नंबर 2 में या 3 में उसका मल्टीपल लिखा हो, सेम होना जरूरी नहीं है। आप देखिए जरा, रो 1 2 3 9, रो 2 रो 3 कैसे बनी हुई है? रो 3 बेसिकली रो 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया गया। रो 3 कैसे बनी? 2 2s are 4, 3 2s are 6, 9 2s are 18। रो 1 एंड रो 3 आर मल्टीपल ऑफ ईच अदर। वो कह रहा है कि अगर कोई रो एक दूसरे का मल्टीपल हो तो भी मैट्रिक्स क्या बन जाएगा? सिंगुलर बन जाएगा। ठीक है। वैसे तो अगर ना भी आपको कहीं खुदा ना खास्ता है प्रॉपर्टी एग्जाम में याद रही तो कोई परेशानी की बात नहीं है, आप इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैलकुलेटर से निकालिए। अगर 0 आ गया तो सिंगुलर है, नहीं आया तो नॉन सिंगुलर है। ये रूल ऑफ थंब तो हमारे पास मौजूद ही मौजूद है ना। कोई बच्चा जो कंफ्यूज हो गया है, कुछ हो गया, वो कैलकुलेटर की मदद से तो कर ही लेगा ना, उसमें कोई हमें परेशानी नहीं है। हम इन एडिशन टू दैट इन प्रॉपर्टीज की मदद से देख रहे हैं। बेसिकली उस दौर में ये प्रॉपर्टीज डेवलप हुई जिस दौर में हमारे हाथ में ये साइंटिफिक कैलकुलेटर्स नहीं थे। तो 3x3 के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना एक लंबा काम था, तो हम प्रॉपर्टीज को ऑब्जर्व कर रहे थे कि अच्छा यार कैसे पता चल सकता है। इधर देखिए, कॉलम 1 5 4 3 8 12 5 25 20, column 1 is multiplied by 5, 5 1s are 5, 5 5s are 25, 5 4s are 20, so column 1 and column 3 are multiple of each other, so the matrix is singular, so it's a singular matrix, it's a singular matrix. ओके, सिमिलरली हम थोड़ा सा ये बातें हमने एक लेक्चर में और भी इनको पहले देखा हुआ है, हम थोड़ा स्ट्रेंथन फर्दर और कर रहे थे। इसमें कुछ चीजों की अब एडिशन करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट की अपनी क्या प्रॉपर्टीज हैं? ठीक है, डिटर्मिनेंट की अपनी क्या प्रॉपर्टीज हैं? नंबर 1, डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज 1, यानी अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लिया जाए तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1/1 का भी हो सकता है, 2/2 का भी हो सकता है, 3/2 का भी हो सकता है, 3/3 भी, ठीक है ना, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स आप ले सकते हैं। मसलन जी एग्जांपल देखिए, मैंने 3/3 का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिया, इसका डिटर्मिनेंट निकाला तो डिटर्मिनेंट 1 आ गया। ये आप कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं, लेकिन आज के बाद हमें पता चल गया कि यार अगर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो तो उसका डिटर्मिनेंट हमेशा 1 ही आएगा, निकालने की ज़रूरत नहीं है। और हमने एक लेक्चर में पढ़ा था आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते किसको हैं? एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका ये प्राइमरी डायगोनल सारे क्या हों? सेम भी हों और 1 ही हो, और ये 3 एंट्रीज और ये 3 एंट्रीज क्या हो? 0 हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अच्छा जी, प्रॉपर्टी नंबर 2, इफ यू एक्सचेंज 2 रोज ऑफ ए मैट्रिक्स, you reverse the sign of its determinant from positive to negative और negative to positive। क्या मतलब हुआ? अच्छा, जहां रो लिखा है ना, रो के साथ ही कॉलम भी है, क्योंकि ये सारी प्रॉपर्टीज रोज और कॉलम में सिमिलर चल रही होती हैं। मसलन मैं एक मैट्रिक्स लेता हूं जी, ये एक मैट्रिक्स आ गया 5 4 2 1 2 3
5 6 5। मैंने इस मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट निकाल लिया। अब डिटर्मिनेंट निकालना हम पूरा लेक्चर कर चुके हैं, इसलिए बार बार कैलकुलेट नहीं करें। मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट आपने कैलकुलेटर की मदद से निकाला, ये आ गया जी 8। मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट 8 आ गया। अब मैंने क्या किया, जो रो 2 थी इसको 1 बना दिया और इसको 2 बना दिया। इफ यू एक्सचेंज 2 रोज, रो 1 को 2 बना दिया और 2 को 1 बना दिया। देखिए 2 1 बन गई, 1 2 3 5 4 2। रो 3 अपनी जगह पर ही मौजूद है, रो 3 यहां भी पहले यही थी, अब भी यही है। ये प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हैं कि अगर हम किसी मैट्रिक्स की रो को एक्सचेंज कर दें, रो 1 को 2 बना दिया या 2 को 3 बना दें, 3 को 2 बना दें, तो क्या होगा, डिटर्मिनेंट पर इसका इफेक्ट क्या आएगा। वो कहता है डिटर्मिनेंट का सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा। अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव 8 आ जाएगा। यू विल चेंज द साइन। आप निकालिए कैलकुलेटर की मदद से, इसका डिटर्मिनेंट निकालिए, इसका डिटर्मिनेंट निकालिए। शाबाश, निकालें, कैलकुलेटर निकालिए जी। करें इसको, सेव करें कैलकुलेटर में एज अ मैट्रिक्स है। शाबाश, लिखें, ये देखें मैट्रिक्स ए को लिखिए जी अपने पास, सेव करें। शाबाश, 5 4 2 1 2 3 5 7 6। एसी का बटन प्रेस करें, मैट्रिक्स सेव हो गया। इसको भी पहले ही सेव कर लें, 2 1 3। सेकेंड मैट्रिक्स कहां से सेव होगा, डिम के फंक्शन से। यस, 5 4 2 7 6 5। इसको हमने एज अ मैट्रिक्स बी सेव कर लिया। अब आइए कैलकुलेटर में, शिफ्ट 4 7th नंबर पर आ रही है हमारी ऑप्शन डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट तो आगे कर्सर आ गया है, किसका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो हमने उसको कहा कि ए का, तो आंसर आ गया कैलकुलेटर में आपके पास 8। फिर बी का डिटर्मिनेंट निकालिए, तो आपके पास आंसर आ गया -8। यही प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे थे। इफ यू एक्सचेंज 2 रोज ऑफ ए मैट्रिक्स, यू रिवर्स द साइन ऑफ इट्स डिटर्मिनेंट फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव और फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। सिमिलरली अगर हम रो चेंज करने की बजाय कॉलम चेंज कर लें तो भी यही होगा। क्या आप रो को एक्सचेंज करें, क्या आप कॉलम को एक्सचेंज करें, जो अफेक्ट आएगा वो सेम आएगा कि हमारे मैट्रिक्स का क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट जो है उसका साइन चेंज हो जाएगा। एक और छोटी सी प्रॉपर्टी देखते हैं जी। ये छोटी सी प्रॉपर्टीज हैं, कोई बहुत लंबा चौड़ा काम नहीं है। इफ वी मल्टीप्लाई वन रो और कॉलम ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स बाय के, के मीन्स कांस्टेंट, 2 3 4 5 कुछ भी, एनी कांस्टेंट, द डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय के। क्या मतलब हुआ इस प्रॉपर्टी का, इस प्रॉपर्टी का मीनिंग ये हुआ, फर्ज करें ये एक मैट्रिक्स है। कौन सा मैट्रिक्स है, 5 4 2 1 2 3 5 7 6 5। आप इसका डिटर्मिनेंट निकालें। अभी ये वही मैट्रिक्स है जो पिछली प्रॉपर्टी में भी हमने लिखा था, आपके पास सेव है, ये एज अ मैट्रिक्स ये सेव है। इसका डिटर्मिनेंट अभी हमने निकाला था, क्या आया था, 8 आया था। ये देखिए मैंने नीचे वर्किंग भी की हुई, ये आ गया 8। मैंने क्या किया, मैंने अपने मैट्रिक्स की रो 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए 5 2s are 10, 4 2s are 8, 2 2s are 4। बाकी रोज को नहीं चढ़ा, 1 2 3 1 2 3 7 6 5 7 6 5। क्या किया, किसी भी एक रो को मैंने किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये मैट्रिक्स ए नाम रख दिया, इसका बी रख दिया। मैं कैलकुलेट करना चाह रहा हूं इसका डिटर्मिनेंट पर क्या फर्क पड़ा, तो प्रॉपर्टी मुझे कह रही है कि डिटर्मिनेंट भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी मैंने ये 8 डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किया ना, दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है। इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं तो द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स मस्ट बी 16। ये देखिए
यही प्रॉपर्टी लिखी हुई। If we multiply one row or column of a square matrix by k, determinant is also multiplied by k. उसी कांस्टेंट से डिटर्मिनेंट अगर मैं इस रो को 5 से मल्टीप्लाई कर देता तो मेरा डिटर्मिनेंट भी 5 से मल्टीप्लाई हो जाता, या इसको मल्टीप्लाई कर देता या इसको मल्टीप्लाई कर देता। क्लियर होगी बात? यहां हम खुद ही थोड़ा सा ऐड कर लेते हैं, अगरचे ये किताबों में ये प्रॉपर्टी लिखी हुई नजर नहीं आती, लेकिन हम अपनी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के लिए बात करते हैं। देखिए जरा, मैं एक मैट्रिक्स बना रहा हूं जी आपके पास, ये मैट्रिक्स है, आपको मालूम है इसका डिटर्मिनेंट आपका कैलकुलेटर दे रहा है। क्या कैलकुलेटर डिटर्मिनेंट दे रहा है? 8। अब देखिए, मैंने रो 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बन गया? 10, 8, 4। रो 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो क्या बन गया? 3, 6, 9। और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। थर्ड रो को मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 5 से। 35, 30, 25। इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? वैसे तो आप डिटर्मिनेंट कैलकुलेट ही कर सकते हैं ऑब्वियसली। इसको सेव करें कैलकुलेटर में और डिटर्मिनेंट निकाल लें। ये ऑप्शन तो हमारे पास हर वक्त मौजूद है। हम कह रहे हैं नहीं, हमने कैलकुलेटर से नहीं निकालना, बल्कि प्रॉपर्टी की मदद से देखते हैं कि इसका डिटर्मिनेंट क्या है। और बेस किस पर कर रहा है? ओरिजिनल मैट्रिक्स पे। हमें ओरिजिनल मैट्रिक्स का पता था कि उसका डिटर्मिनेंट 8 था। हमने रो 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, रो 2 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, रो 3 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया। जो इसका आंसर है वही इसका डिटर्मिनेंट है। बात फॉलो करिए कि डिटर्मिनेंट के ऊपर क्या इंपैक्ट आ रहा है इफ यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई एनी रो। तो जिससे आप मल्टीप्लाई करेंगे उसी से डिटर्मिनेंट भी हमारा मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। अब आप इसका कैलकुलेटर से आंसर लेकर वेरीफाई करें, प्रॉपर्टी हमें ये बता रही है। ओके, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी नंबर 4, ये भी वही है बेसिकली। इफ अ मैट्रिक्स इज मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट k। पहले हम मल्टीप्लिकेशन की बातें कर रहे थे, किसकी? रो की, कॉलम की। अब हम मल्टीप्लाई करने लगे हैं पूरे मैट्रिक्स को, द होल मैट्रिक्स। वो कहते हैं अगर पूरे मैट्रिक्स को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें ऐसे, ये एक मैट्रिक्स था 5, 4, 2, 1, 2, 3, 7, 6, 5। ये वही मैट्रिक्स चल रहा है जो हम लेकर चल रहे हैं। हमने किसी कांस्टेंट से रो 1 को भी मल्टीप्लाई कर दिया, रो 2 को भी मल्टीप्लाई कर दिया, उसी कांस्टेंट से रो 3 को भी मल्टीप्लाई कर दिया सिमिलर कांस्टेंट से। अब डिटर्मिनेंट पर क्या फर्क पड़ेगा, क्या इंपैक्ट क्रिएट होगा डिटर्मिनेंट पर? तो कह रहा है डिटर्मिनेंट भी, अभी हमने कहा था ना, इसका पहले क्या डिटर्मिनेंट आ रहा था? 8। फर्ज करें आपने 2 से मल्टीप्लाई किया है तो क्या होना था? तो आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या होना था? 8 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। ये 2 रो 1 का आ गया, ये 2 रो 2 का आ गया, ये 2 रो 3 का आ गया। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, 2 रेज़ टू पावर 3 इंटू 8। इसको रूल हम ऐसे बनाते हैं, ये कांस्टेंट था, कांस्टेंट की पावर हो जाएगी जो मैट्रिक्स है, 3/3 है तो 3 हो जाएगी, 4/4 है तो 4 हो जाएगी, 2/2 है तो 2 हो जाएगी, इंटू डिटर्मिनेंट। क्या मतलब हुआ? अगर हम पूरे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं कांस्टेंट से, सारी रोज और सारे कॉलम को, तो क्या होगा? जितनी रोज या जितने कॉलम हैं उसकी पावर बन जाएगी 2 रेज़ टू पावर 3। और अगर 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 5 रेज़ टू पावर 3।
और अगर 10 से मल्टीप्लाई करें तो 10 रेज़ टू पावर 3। 3 कहां से आ रहा है? 3/3 के मैट्रिक्स की वजह से आ रहा है। क्लियर हो गई बात? 3 कहां से आ रहा है? 3/3। और अगर ये 4/4 होता तो 4/4, 5/5 होता तो 5/5। अब आपको मालूम है हमारे सिलेबस में ज्यादातर मैट्रिक्स क्या हैं? 2/2, 3/3। लेकिन सम टाइम एग्जामिनर ऐसा सवाल बना सकता है, वो कहता है जी एक मैट्रिक्स है जो 5/5 है जिसका डिटर्मिनेंट 20 है। If the whole matrix is multiplied by 4, what will be the determinant of this matrix? तो कैसे निकालें? 4 की पावर 5 इंटू 20। यही रूल पढ़ रहे हैं ना, के कांस्टेंट की पावर जो उसका ऑर्डर है 5/5 तो 5 आएगा, 3/3 तो 3 आएगा, 2/2 तो 2 आएगा। हम ये नहीं कह सकते कि यार ये मैट्रिक्स 5/5 का है, ये तो हमारे सिलेबस से आउट हो गया। नहीं, ये सिलेबस से आउट ही है, बिकॉज यहां वो 5/5 की हमारे से कैलकुलेशन नहीं करवा रहा, बल्कि एक जस्ट प्रॉपर्टी पूछ रहा है। तो इसलिए प्रॉपर्टीज के अंदर तो एग्जामिनर इस तरह के क्वेश्चन जो है वो इंसर्ट कर सकता है। अच्छा जी, ना अगर हम इस समराइज करें जो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज हमने देखी, प्रॉपर्टी नंबर 1, डिटर्मिनेंट ऑफ यूनिटी मैट्रिक्स इज 1। फिर मल्टीप्लीकेशन, ये वही चारों प्रॉपर्टीज जो जिनको अभी हम देख कर आए हैं, ये वही 1 गो में मैंने एक स्लाइड पर दिखा दिया, जस्ट आपको रीकैप मिल जाए कि ये बातें हमने यहां तक पढ़ी हैं। ठीक हो गया जी? जी, तो चलते हैं अब हम कुछ फर्दर प्रैक्टिस की तरफ। आई कैप के क्वेश्चन बैंक से कुछ क्वेश्चन को पिक करते हैं। हमने पिछले एक सेशन में, पिछले एक क्लास में हमने 10 क्वेश्चन जो है उनको सॉल्व कर लिया था। तो आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। एमसीक्यूज नंबर 11 जी आपकी किताब के अंदर मौजूद है। जिन बच्चों के पास पुरानी किताब है, पहले ये सेपरेटली आपके पास क्वेश्चन बैंक की शक्ल में आते थे, फिर आई कैप ने इनको अब दोनों को एक ही जगह पे बाइंड कर दिया है, यानी किताब के साथ ही आपके क्वेश्चन भी बाइंड हुए हैं, लेकिन सेम ही बात है, उसमें कोई फर्क नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 जी, इफ ए एंड बी आर मैट्रिसेस विच फॉर्म द फॉलोइंग इज ट्रू। वो कह रहे हैं अगर ए और बी दो मैट्रिसेस हैं तो इनमें से जो 4 ऑप्शन हैं, इनमें से कौन सी ऑप्शन ट्रू है। यहां केयरफुल रहना है, बाद दफा एग्जामिनर फॉल्स पूछ रहा होता है, बाद दफा ट्रू पूछ रहा होता है, यहां ट्रू पूछ रहा है। वो कह रहे हैं ऑप्शन नंबर 1, a प्लस बी इज नॉट इक्वल टू बी प्लस ए। ये तो ट्रू नहीं है, ये तो इक्वल होती है। हम जब एडिशन के लेक्चर्स ले रहे थे वहां हमने पढ़ा था a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, एक ही बात। इसका मतलब है ये ट्रू नहीं है। वो कह रहा है ए का ट्रांसपोज लें और उसका दोबारा ट्रांसपोज लें, यानी ट्रांसपोज ऑफ द ट्रांसपोज, तो वापिस ए आ जाता है ना, ये प्रॉपर्टीज में हमने देखा था। लेकिन वो कह रहा है ये ए के बराबर नहीं आएगा, इसका मतलब है ये भी ठीक नहीं है। तीसरी बात, a इंटू बी इज नॉट इक्वल टू बी इंटू ए। यस, याद है हमने मल्टीप्लीकेशन में एक डायलॉग बोला था, सीक्वेंस मैटर, a इंटू बी इज नॉट इक्वल टू बी इंटू ए। यस, दिस इज द ट्रू, और ऑल आर ट्रू, नहीं ये भी ठीक नहीं है। इसका मतलब है ऑप्शन सी इज द बेस्ट एंड एक्यूरेट ऑप्शन, तो आंसर इज ऑप्शन सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 11। नाउ 12 पर आते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या क्वेश्चन है जी हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 12 आ रहा है हमारे पास, ए बी यानी ए मल्टीप्लाइड बाय बी ट्रांसपोज,
ये प्रॉपर्टी है बेसिकली, आप करके देखिएगा इस बात को। कोई एक मैट्रिक्स ए हो, इसको मल्टीप्लाई करें बी से, मल्टीप्लाई करने के बाद इसका ट्रांसपोज ले लें, आंसर का ट्रांसपोज ले लें, ठीक है। तो ये किसके बराबर आएगा? वो कहता है अगर मैं इंडिविजुअल बी का ट्रांसपोज लूं और मल्टीप्लाइड बाय ए का ट्रांसपोज लूं, इसको मल्टीप्लाई करूं तो एक ही बात है। अब इस प्रॉपर्टी को समझने के लिए हमें चाहिए कि हम कोई दो मैट्रिक्स बना लें। लाइक देखते हैं भैया, दो मैट्रिक्स ले लेते हैं। एक मैट्रिक्स ए है 3 4 7 1 2 3 4 1 6, ये एक मैट्रिक्स ले लिया आपने। एक मैट्रिक्स बी ले लेते हैं 7 8 3 1 5 4 2 1 3, ये दो मैट्रिक्स हैं, ठीक है। ये दो मैट्रिक्स हैं, नहीं आ रही बात? अच्छा जी, अब आप क्या करें जी, आप अपना कैलकुलेटर निकालिए बेटा, और अपने कैलकुलेटर में इसको एज अ मैट्रिक्स ए सेव करते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स ए, तो मैट्रिसेस के मोड में आ जाइए। मैट्रिक्स ए क्या है जी? 3x3 का मैट्रिक्स है, ओके। 3 इक्वल 4 इक्वल 7 इक्वल 1 इक्वल 2 इक्वल 3 इक्वल 4 इक्वल 1 इक्वल 6 इक्वल। AC का बटन प्रेस करें ताकि मैट्रिक्स आपका सेव हो जाए। फिर शिफ्ट 4 पर आइए, डिम के फंक्शन में आइए और यहाँ से मैट्रिक्स B को सिलेक्ट कीजिए 3x3 के लिए, और फिर 7 इक्वल 8 इक्वल 3 इक्वल 1 इक्वल 5 इक्वल 4 इक्वल 2 इक्वल 1 इक्वल 3 इक्वल। दोबारा AC का बटन प्रेस कीजिए, आपके कैलकुलेटर में ये दो मैट्रिक्स सेव हो गए, ठीक है। हम असल में सीख इस वक्त क्या रहे हैं, कोई बात हमें एग्जाम में नहीं आती तो हम कैलकुलेटर की मदद से उसी वक्त बैठकर वहां देख लेंगे क्या होना चाहिए, क्या हो रहा है। अब देखिए क्या कहा जा रहा है, वो कह रहा है ए को बी से मल्टीप्लाई करें, कर देते हैं जी। कैलकुलेटर नहीं करना है आपने, तो कुछ नहीं करना, ठीक है। ये तो बड़ी ज्यादती है कि आप ये कहें कि आप कुछ कर रहे हैं। इस चैप्टर में आप कुछ नहीं कर रहे बेटा, सब कुछ तो ये कैलकुलेटर कर रहा है। ये जो 2500 आपने एक्सपेंस किया हुआ है ना, ये पूरा चैप्टर 10 और बहुत सारे चैप्टर हमने इसी से कर लेने हैं इंशाल्लाह ताला। एंड में जब चलेंगे सेशंस में तो हम बहुत सारी और इसके अलावा आपको टिप्स देंगे जहां आप बड़ा सिक्योर हो जाएंगे अपने मैथ्स के पोर्शन में। मोर देन 50% आप सिर्फ कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व कर लेंगे। अच्छा खैर जी, आइए जी, मैट्रिक्स ए मल्टीप्लाइड बाय मैट्रिक्स ए मल्टीप्लाइड बाय मैट्रिक्स बी, स्क्रीन पर लिखा हुआ आ रहा है, ए मल्टीप्लाइड बाय बी। इसका आंसर ले लीजिए। चले, क्या आंसर आ रहा है जी? ये ए बी है, मैं आपको जरा डिटेल में समझा रहा हूं ताकि थोड़ा ज्यादा अच्छी बात आपको क्लियर हो जाए। ए बी, ए बी का आंसर क्या निकला? 39 51 46 15 21 20 41 43 34 इज दी ए बी। अच्छा, ये आपको पता है ना, हर वक्त जो अब आपने इक्वल का बटन प्रेस किया तो वो कहां पड़ा हुआ है जी? आंसर में। ओके, अब आप दोबारा करें जी, शिफ्ट 4 8 शिफ्ट 4 6 मीन्स आंसर। आपने इसका मतलब स्क्रीन पर क्या लिखा है? ट्रांसपोज लें किसका? आंसर का, क्योंकि ये इस वक्त कैलकुलेटर में कहां मौजूद है? आंसर मैट्रिक्स में। वैसे तो ट्रांसपोज हम मैन्युअली भी ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम बिलीव नहीं करते ना, हम कहते हैं हमने ये 2500 रुपया जो खर्चा है, अब इसके पैसे भी तो पूरे करने हैं ना, हमने नहीं करने? यस करने हैं, आपने पैसे पूरे बेटा। ओके, तो इक्वल का बटन प्रेस कर दिया तो हमारे पास आंसर आ गया 39 51 46 15 21 20 41 43
34, ये क्या है? ए बी ट्रांसपोज। क्या मतलब हुआ कि पहले ए और बी को मल्टीप्लाई किया, आंसर का ट्रांसपोज लिया, तो ये आ रहा है। वो कहता है अगर बी का पहले ट्रांसपोज ले लें और ए का ट्रांसपोज ले लें और फिर मल्टीप्लाई करें, तो जरा देखिए ए का ट्रांसपोज क्या है? ए ट्रांसपोज क्या है? 3 4 7 1 2 3 4 1 6। सिमिलरली बी का ट्रांसपोज क्या है? 7 8 3 1 5 4 2 1 3। क्या ख्याल है? आइए जी कैलकुलेटर पे लिखिए जी, मैट्रिक्स ए का बी का ट्रांसपोज, मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज 8 इंटू बी, ब्रैकेट क्लोज करके अब करें मल्टीप्लाई, फिर लिखें शिफ्ट 4 ट्रांसपोज किसका? ए का। जरा देखिए क्या किया आपने, कैलकुलेटर पर ही ट्रांसपोज ले लिया आपने। ऐसे लिखा ट्रांसपोज, आपको पता है ना पहले सेलेक्ट करना पड़ता है। आपने लिखा ट्रांसपोज, फिर शिफ्ट 4 बी, फिर शिफ्ट 4 ट्रांसपोज, फिर शिफ्ट 4 ए। तो आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ नजर आ रहा था बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड बाय ए ट्रांसपोज। जब आपने आंसर लिया तो यही आ गया। तवज्जो करें, ये जरा थोड़ी समझने वाली प्रॉपर्टी है। हमने क्या किया, हमने इस प्रॉपर्टी को इस एमसीक्यूज के ऊपर ही एस्टैब्लिश करके भी देख लिया कि क्या हो रहा है। ठीक है ना? अगर किसी बच्चे ने गलती से ऐसे कर दिया, ये देखिए ये ऐसे नहीं है, इसके ऊपर तवज्जो करें, ए इंटू बी ट्रांसपोज इज नॉट इक्वल टू ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। नो, बी पहले लिखना पड़ेगा, अब ए बाद में। आप करके देखें, कैलकुलेटर से ऐसे करके देखें तो ये आंसर नहीं आएगा, ऐसे करके देखा है तो ये आंसर आ रहा है। इसका मतलब है ये ऑप्शन ठीक है हमारे पास। क्लियर होगी ना बात? तो हमें इस प्रॉपर्टी को एवेल्युएट करने में, हम असल में इस सारे से आपको ये समझा रहे हैं, कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी आ जाए एग्जाम में, कुछ भी आ सकता है ना, कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी आ गई जो हो सकता है वर्स्ट सिनेरियो आपकी नजर से ना गुजरी हो, तब भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, बल्कि वहीं बैठकर इमीडिएटली इसको प्रूव कर लीजिए, जैसे अभी हमने आपके सामने करके दिखाया। इसीलिए ऐसे करके दिखाया कि आप फौरी तौर पर आपको पता चले कि कैसे हमने इसको लेकर चलना है। सो जी क्वेश्चन नंबर 13, मैट्रिक्स ए 9009 इज अ, जी कौन सा मैट्रिक्स है ये जिसका डायगोनल सेम है, जिसका डायगोनल सेम है? तो क्या कहते थे इसको? स्केलर कहते थे ना। और अगर ये 1 होता तो आइडेंटिटी बोलते, ठीक है ना। और अगर ये दोनों बराबर ना होते तो फिर क्या कहते हैं? डायगोनल बोलते। ऐसे ही था ना, पहले मैट्रिक्स स्क्वायर हुआ, फिर डायगोनल हुआ, फिर स्केलर हुआ, फिर यूनिट हुआ, और फिर अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर। वो आप मैट्रिसेस की टाइप्स में जाइए। तो बड़ा आसान सवाल था, कुछ भी नहीं करना था। जिन बच्चों को टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स थोड़े याद है, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ जी क्वेश्चन नंबर 14, बड़े आसान सवाल हैं। अब आप देखिए एग्जाम में किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे होंगे, आई कैप क्वेश्चन बैंक में किस लेवल के क्वेश्चन है, आपको कितनी एफर्ट रिक्वायर्ड है। वो जो बच्चे कहते हैं ना वो पता नहीं मर गए जी, बड़ा मुश्किल काम है जी, इतना मुश्किल है नहीं, आपने बनाया हुआ है। सबसे पहले आपने माइंड से जीतना है ना, माइंड से जीतना है।
तो आपके अंदर ये पैदा हो कि यस ये बड़ा आसान सा काम है। इससे ज्यादा मुश्किल मैट्रिक में जब आपने मैट्रिसेस पढ़े थे, इससे ज्यादा मुश्किल वाले सवालों को हैंडल किया हुआ आपने। बी केयरफुल, ये आसान काम है जी। देखिए द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, इसका ट्रांसपोज ले लें भाई, 3 1 कॉलम बन जाएगा, ठीक है ना, और फिर 2 7 और फिर 6 1, तो ऑप्शन नजर ही आ रही है। लेकिन इस सारे के बावजूद आई कैप कहता है भाई आप इसका कैलकुलेटर आपके पास है, कोई बच्चा अगर ये भी ट्रांसपोज नहीं ले सकता, ओके क्या कर सकता है भाई, कैलकुलेटर से ले लो। वैसे तो ट्रांसपोज तो आई साइड से ही हो जाता है ना, 3 1 2 7, तो बराह रास्त पहली ऑप्शन यहीं से नजर भी आ रही थी। लेकिन आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल कीजिए, बिल्कुल आपने जी वही डायलॉग, 2500 रुपया खर्चा हुआ भाई आपने, हक हलाल की कमाई आपकी, तो आपने 2500 रुपया कैलकुलेटर पे खर्चा हुआ है। वो भी उस सूरत में अगर आपने सही वाला लिया। कुछ बच्चों ने तो वो 600 वाला लेके आ गए ना, उन्हें आगे पता चलेगा, अभी आगे चलेंगे तो पता चलेगा कि उनके वो 600 ज़ाया हो गए, क्योंकि कुछ फंक्शन इसमें कैलकुलेटर में मिसिंग आएगी। परेशान नहीं होना, अभी बाद में जब वहाँ पहुँचेंगे तो बात करेंगे। अच्छा जी, तो कितने क्वेश्चन हो गए जी, 14 तक पहुँचे। आगे चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 15। एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स कंटेनिंग 4 कॉलम्स एंड 4 रोज। कितना मजे का काम। डेफिनेशन पढ़ी हुई है आपने वहां से। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसका डायगोनल 1 हो, हमने 2x2 में भी देखा था, 1x1 में भी देखा था, 3x3 में भी देखा था, ये 4x4 की बात करें। अब जरा तवज्जो करें, अगर मैं ऐसे चलूं इधर में ऑप्शन ए, क्या ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है? नहीं, ये सारे 1 नहीं थे, ये 0 आ गया। मैं इधर से चलता हूं, क्या ये है? नहीं, क्योंकि ये 0 आ गया। क्या ये है? नहीं, ये 0 आ गया। क्या ये है? बिल्कुल है। ऑल डायगोनल आर 1 1 1, इसी को कह रहे थे ना यूनिट मैट्रिक्स। सो बी इज द ऑप्शन। अच्छा, वर्स्ट सिनेरियो में, वर्स्ट सिनेरियो, आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, यूनिट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 1 होता है। ये जरूरी नहीं है, मैं जस्ट टू हैव अ मोर क्लियर कॉन्सेप्ट इसके लिए बात करें। आप इसका डिटर्मिनेंट निकालिए, 1 नहीं आएगा। इसका डिटर्मिनेंट निकालिए, 1 नहीं आएगा। इसका डिटर्मिनेंट निकालिए, 1 नहीं आएगा। इसका निकालेंगे तो 1 आएगा। पढ़ा था ना आपने वहां। तो समटाइम कहीं कंफ्यूजन हो गई है, कोई प्रॉब्लम हो गई, तो फिर हम सपोर्टिंग उससे नॉलेज से भी उसको सॉल्व करते हैं। लेकिन यहाँ नहीं आ सकती है तो बिल्कुल आसान सी बात है, इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी। सो बी इज द ऑप्शन, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, जो कि यूनिट मैट्रिक्स की एग्जांपल आ गई। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, यस, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। वो जब शुरू के लेक्चर 1 2 में आप देख रहे थे ना, हमने पहला मैट्रिसेस को डिफाइन किया, अरेंजमेंट ऑफ डाटा इनटू रोज एंड कॉलम, अरे ऑफ डाटा। फिर एक लफ्ज हम यूज कर रहे थे शुरू के लेक्चर में, बहुत ज्यादा यूज हुआ, कन्फर्मेटिव टेस्ट। कन्फर्मेटिव टेस्ट, कन्फर्मेटिव टेस्ट, ये उसकी एग्जांपल है। यानी लेक्चर 1 में जो हमने पढ़ा था ना, ये उसका है, कब मैट्रिसेस ऐड हो सकते हैं, कब मैट्रिसेस सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, कब मल्टीप्लाई हो सकते हैं, किसका इनवर्स निकल सकता है, किसका नहीं निकल सकता। वो कहता है इफ ए बी सी आर मैट्रिसेस विद ऑर्डर। अब देखिए मैं यहां लिखना शुरू करता हूं। ए का ऑर्डर वो क्या कह रहा है, 3/3। बी का ऑर्डर क्या कह रहा है, 2/3। और सी का ऑर्डर क्या कह रहा है, 4/2। अब देखें, उसने मैट्रिसेस नहीं दिए आपको, ऑर्डर दे दिया है। एक अच्छा सवाल बना रहा है। और साथ क्या लिखा हुआ है, वो कह रहा है हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स कैलकुलेशन आर पॉसिबल। आर पॉसिबल मींस कंफर्मेटिव टेस्ट। पहला कंफर्मेटिव टेस्ट वो किस पर लगवा रहा है, वो कह रहा है ये 3 मैट्रिक्स हैं, मुझे बताइए क्या 4b कैलकुलेट हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। कोई हमने कंफर्मेटिव टेस्ट नहीं कहा कि किसी मैट्रिक्स को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने का कोई कंफर्मेटिव टेस्ट होता है, कोई कंफर्मेटिव टेस्ट नहीं। बराह रास्त ये पॉसिबल ही है। इसका जो मर्जी ऑर्डर है, हमें b का ऑर्डर देखने की जरूरत
नहीं है। दूसरी ऑप्शन वो कह रहा है, मैं यहां लिखता जाता हूं, दूसरी ऑप्शन वो कह रहा है क्या a प्लस बी पॉसिबल है, मीन्स कंफर्मेटिव टेस्ट ऑफ a प्लस बी। अब याद करें एडिशन का कंफर्मेटिव टेस्ट क्या था बेटा जी, शाबाश, लेक्चर नंबर 1। एडिशन का कंफर्मेटिव टेस्ट क्या था, सेम ऑर्डर, यही था ना, सेम ऑर्डर। क्या ए और बी का ऑर्डर सेम है, नहीं सेम, इसका मतलब है पॉसिबल नहीं है। ठीक हो गई बात, सेम ऑर्डर नहीं है, सेम ऑर्डर। आगे चलते हैं जी, वो कह रहा है थर्ड ऑपरेशन, क्या कह रहा है, थर्ड ऑपरेशन कह रहा है 3b ट्रांसपोज प्लस सी। जरा देखिए, b का ट्रांसपोज लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, b ट्रांसपोज में कन्वर्ट होगा तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 2, रो कॉलम बन गए, कॉलम रोज बन गई। तवज्जो करें, ये b है ना, b का ट्रांसपोज 3/2। फिर वो कह रहा है b के ट्रांसपोज में क्या c ऐड हो सकता है, क्या मतलब है ये और ये ऐड हो सकते हैं, नहीं हो सकते, बिकॉज अब इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए था, नहीं हो सकते। बी ट्रांसपोज, इसका कोई कंफर्मेटिव नहीं था, इसीलिए हम यहां इसको कंसीडर नहीं कर रहे, इसको देखना, बी का ट्रांसपोज 2/3 3/2 प्लस सी, नहीं हो सकता। क्लियर हो गई बात, ओके। नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है, फोर्थ ऑपरेशन वो कह रहा है कि करके बताइए क्या ए और बी मल्टीप्लाई हो सकते हैं, ये वाला ए और बी मल्टीप्लाई हो सकते हैं। ए का ऑर्डर क्या है 3/3, बी का ऑर्डर क्या है 2/3, नहीं हो सकते। कंफर्मेटिव टेस्ट, मल्टीप्लिकेशन का कंफर्मेटिव टेस्ट, ये दो सेम होने चाहिए थे ना, क्या पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज के बराबर हो तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, इसका मतलब है ये परफॉर्म नहीं हो सकता ऑपरेशन। नेक्स्ट वो कहता है बी का ट्रांसपोज, तवज्जो करें, तवज्जो करें, बी का ट्रांसपोज ए से मल्टीप्लाई हो सकते हैं, बी का ट्रांसपोज, जरा देखिए, बी का ट्रांसपोज 3/2 क्या ए से मल्टीप्लाई हो सकता है 3/3, नहीं हो सकता, ठीक है, नहीं हो सकता। हाँ अगर वो ये कहता, अगर वो ये कहता कि ए और बी हो सकते हैं तो फिर हम उसके ऊपर कंफर्मेटिव टेस्ट लगाकर देख लेते। बहरहाल ये भी नहीं हो सकता, हमने यहां चेक कर लिया। फिर वो क्या कह रहा है, सी और बी को मल्टीप्लाई करें और उसका ट्रांसपोज लें। तो पहले तो देखना है सी और बी आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। सी का क्या है जी 4/2 और बी क्या है 2/3, बिल्कुल हो सकते हैं जनाब मल्टीप्लाई। वहां दो बातें सीखी थी आपने मेरे साथ, जब ऐसे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कंफर्मेटिव टेस्ट है और रिमेनिंग 2 रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर है 4/3, ठीक है ना। ओके, जब मैं इसका ट्रांसपोज लूंगा तो ये क्या बन जाएगा 3/4। अगरचे यहां उसने पूछा नहीं, यहां तो उसने पूछा था क्या ये पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, ये ऑपरेशन पॉसिबल है। इसी तरह से वो फिर कह रहा है सी बी और ए मल्टीप्लाई हो सकते हैं, पहले सी को बी से मल्टीप्लाई करें, सी को बी से हो गया, आंसर क्या आ गया ये, और फिर ए से इनटू 3/3, यस हो सकते हैं। सो इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, इसको आपने बड़े सुकून से, बड़े आराम से अपने हाथ से करना है, इसको सिर्फ ऐसे नहीं देखना कि जी बस ठीक है गुजार दें। कंफर्मेटिव टेस्ट के ऊपर, कंफर्मेटिव टेस्ट के ऊपर इट्स अ वेरी 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 कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन। क्लियर होगी बात जी।
तो आपने परफॉर्म कर करके देखना है, इसी तरह लिख लेना है आपने और फिर देखना है क्या क्या पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, फिर आखिरी ऑप्शन आ रही थी ये भी पॉसिबल था, और आखिरी ऑप्शन ए बी सी की हमारे पास आ रही थी कि वो पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है। ठीक है, सी बी ए भी पॉसिबल था, ये वो सारे आंसर आपके पास आ गए। ओके, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं इट्स अ गुड क्वेश्चन। मैंने शायद कम क्वेश्चन होंगे जिनके ऊपर मेरा ये कमेंट आ रहा हो कि ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर। अच्छा क्वेश्चन, एक टीचर अच्छा क्वेश्चन किसको कह रहा है? नहीं, इसमें कोई अच्छी एम्ब्रॉयडरी नहीं हुई हुई है, इसकी कोई शक्ल बड़ी खूबसूरत नहीं है, ये कोई शाहरुख खान से नहीं मिलता, ठीक है ना, ऐसा इस वजह से नहीं अच्छा कह रहे, ये कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी को बड़े अच्छे तरीके से चेक कर रहा है, इस वजह से हम इसको अच्छा क्वेश्चन कह रहे हैं। तो इसको जरा इसके ऊपर टिक लगाएं कि ये आपने रिवीजन में भी इस क्वेश्चन को लेना है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आ गया जी 17, एक बड़ा सादा सा सवाल। इफ ए इज दिस, बी इज दिस, द मैट्रिक्स एक्स विच सेटिस्फाई द इक्वेशन 2a plus x power t is equal to b। अगेन ट्रांसपोज और इस तरह की चीजें और उनको लेकर कैसे चलना है, क्या कह रहा है वो। मिसिंग मैट्रिक्स कैलकुलेट करने सीखे थे आपने मेरे साथ, हाउ टू कैलकुलेट मिसिंग मैट्रिक्स, ये वही कॉन्सेप्ट है। तो क्या करें जी, उठाकर ये ए मैट्रिक्स ये है, बी मैट्रिक्स ये है, एक्स इज अननोन, तो क्या करें, इसको उठाकर मैट्रिक्स को हम ना यहां वैल्यूज डालते हैं इसकी। ठीक है, ये आ गया जी 2a प्लस एक्स का ट्रांसपोज इज इक्वल टू 3b, 2a, तवज्जो रखिए, ए मैट्रिक्स मैंने यहां पुट कर दिया, एक्स ट्रांसपोज ऐसे ही आ गया, इज इक्वल टू 3b। मिसिंग मैट्रिक्स कैलकुलेट करना, ये प्लस आ रहा है, तवज्जो रखिए, प्लस, हमने ज्यादा काम मल्टीप्लीकेशन से किया, ये 2 अंदर मल्टीप्लाई हो गया, अब ये मैट्रिक्स इधर जाके माइनस हो जाएगा, इसमें से ये माइनस होके मेरे पास ये आ गया, देखिए 12 माइनस 6, तो क्या बच गया 6, 0 माइनस माइनस प्लस प्लस 2, 21 माइनस 8 13, 6 माइनस 0 6, 15 माइनस 4 11, 3 माइनस 2 1। ये ट्रांसपोज निकल आया है। हो सकता है एग्जामिनर आपसे ट्रांसपोज ही पूछ रहा हो, फिर तो यही आंसर है, लेकिन उसने ट्रांसपोज नहीं पूछा, उसने एक्स पूछा। अब हमारे पास प्रॉपर्टी ऑलरेडी है कि अगर कोई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया हुआ है उसका दोबारा ट्रांसपोज ले लें तो मैट्रिक्स ही आ जाता है। एक्स का ट्रांसपोज है, इसका दोबारा, यानी अब इसका ट्रांसपोज लें तो एक्स आ जाएगा। तो 6 2 13, 6 2 13, 6 11 1, 6 11 1 इज मैट्रिक्स। ठीक हो गई बात जी, ओके। लेकिन इसको अपने हाथ से एक मर्तबा जरूर सॉल्व कर लें ताकि थोड़ा सा आप क्लैरिटी में आ जाएं, कॉन्सेप्ट आपका बेटर हो जाए जी। तो आगे चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर आ गया हमारे पास 18। Which one of the following matrices have an inverse which is not listed? इसको भी जरा समझना है, तवज्जो से पढ़ना है। उसने नीचे मैट्रिसेस लिखे हैं ए बी सी डी ई, 1 2 3 4 5, हमारे पास 5 मैट्रिसेस लिखे हुए हैं, 5 मैट्रिसेस लिखे हुए हैं। वो कहते हैं इनमें से किसका इनवर्स है जो यहां नहीं लिखा हुआ। अब करना आपने क्या है, मैट्रिक्स ए का इनवर्स देखिए, कैलकुलेट करें, कैलकुलेटर की मदद से करें, देखें क्या ये उसका इनवर्स है। इनमें अगर इनवर्स लिखा हुआ है तो इसका तो लिखा हुआ है, ए नहीं है। फिर बी का कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं उसका कोई इनवर्स है, फिर सी का करते हैं। जिसका इनवर्स इस 5 की लिस्ट में नहीं लिखा हुआ वो आइडेंटिफाई करना है। इनवर्स तो आपने नहीं लेना ना, इनवर्स तो कैलकुलेटर नहीं लेना है। मैं फिर वही कह रहा हूँ, सारा काम ये कैलकुलेटर ही कर रहा है। आपने ए मैट्रिक का इनवर्स लिया, देखा वो इन 5 में, इटसेल्फ ए भी हो सकता है, इन 5 में ए का इनवर्स है
हम कहेंगे बिल्कुल है। बी का है, बिल्कुल है। सी का है, बिल्कुल है। ऐसे जब आप चलेंगे तो पता चलेगा कि डी का इनवर्स जो है वो नहीं लिखा हुआ। ए का इनवर्स भी इस लिस्ट में मौजूद है, बी का भी मौजूद है, सी का भी मौजूद है, डी का नहीं है, ई का भी मौजूद है। यानी हो सकता है ए उसका इनवर्स हो, बी उसका इनवर्स हो, ऐसे आपके पास ये आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 19, ए इज दिस, बी इज दिस, देन ए प्लस बी। कितना मुश्किल सवाल है, बहुत ज्यादा टफ सवाल आ गया, ठीक है ना। यस, ऐसा भी सवाल एग्जाम में आ जाता है। कंफर्मेटिव टेस्ट लगाया, ए बी पॉसिबल है, कैलकुलेट करके दे दिया, कुछ भी नहीं करना आपने इसमें। 20th क्वेश्चन, इफ ए इज दिस, ए बी इज दिस, बी निकालना है। हमने बड़ी प्रैक्टिस की, केस बना के, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, केस 5, ठीक है ना, बिल्कुल उसी तरह। तो देखना कैसे है, वही तरीका। ए बी गिवन है, ए बी, इसका मतलब है एग्जामिनर ने क्या किया है, ए मल्टीप्लाइड बाय बी इज इक्वल टू ए बी। क्या निकालना है, बी निकालना है। बी किधर लिखा है, यहां लिखा और बी। ए इधर जाएगा, कहां जाएगा, लेफ्ट साइड से गया है तो लेफ्ट पर जाएगा, राइट से गया है तो राइट पर जाएगा, और एक और हमने सेंटेंस बनाया था, अपनी एडजेसेंट साइड पर जाएगा। तो बिल्कुल वही सवाल है, कुछ भी नहीं है, फिगर्स चेंज है। हमने व्हाइट बोर्ड पर लिख लिख कर से केसेस बना बना कर आपके साथ बात की थी। तो अगर आज के लेक्चर में देखें तो हमने दो चीजों को कवर किया। एक तो हमने अनदर 20 क्वेश्चंस को टेकअप किया, 10 क्वेश्चंस को टेकअप किया एग्जामिनेशन के उसमें से, और साथ हमने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। हमने डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, कब कब डिटर्मिनेंट क्या क्या हो सकता है। ठीक हो गई बात जी। तो उस एतबार से हम इसको लेकर चल रहे थे, और ये सारा कुछ ऐसे हमने कर दिया है। डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज, कब डिटर्मिनेंट 0 होगा, या अगर हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एक रो को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2 रोज को करेंगे तो, पूरे मैट्रिक्स को करेंगे तो क्या होगा, और फिर हमने कुछ ये यहाँ से किया। तो इंशाल्लाह ताला रफली तकरीबन तमाम हमारा मैट्रिसेस का काम कंप्लीट हो गया है। शायद एक लेक्चर हम और इसके ऊपर कंडक्ट करें, फिर हम स्विच करके इंशाल्लाह ताला चैप्टर नंबर 2 की तरफ चलेंगे इंशाल्लाह। तो जी यहाँ तक इसको आप देखिए। आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जो सवाल हैं वो ज़रूर भेजें, मेरे साथ राब्ते में आएँ। मैं पर्सनली वहाँ पर आपको रिप्लाई कर रहा हूँ। किसी लंबे चौड़े उसमें नहीं पढ़ना, प्रोटोकॉल में नहीं आपने पढ़ना। आप लिख कर मैसेज भेज दें तब भी ठीक है, अदरवाइज़ आप क्या करें, वॉइस मैसेज सेंड कर दें। ज़रा रोमन में लिख कर ना भेजें, उसको सम टाइम इतना ज़्यादा डिसेंट लुक नहीं आ रही होती। लिखना है तो इंग्लिश में लिख कर भेज दीजिए, अदरवाइज वॉइस मैसेज सेंड कर दें। दैट्स इट, सिंपली वॉइस मैसेज सेंड करें और ग्रुप को एक्टिव करें, वहाँ बार बार हमारे साथ राब्ते में आएँ, ताकि आप और हम आपस में इंटरेक्शन में आ सकें, एक दूसरे को कॉन्सेप्ट दे सकें, समझ सकें एक दूसरे के साथ। कल इंशाल्लाह ताला यहाँ से फर्दर आगे चलेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच।